वेलकम स्टूडेंट्स। मैं सिर्फ डॉक्टर जयवाद स्वागत करता हूँ फिर से एक बार। लेक्चर नंबर 5 फाउंडेशन बैच का इंटरैक्टिव सेशन चल रहे हैं हमारे। और जैसे कि हम हर बार हर लेक्चर की शुरुआत एक पॉजिटिव थॉट के साथ करते हैं, एक ऐसा थॉट जो हमें सोचने पर मजबूर करता है। मैं भी अपने बहुत ही इम्पोर्टेंट जो थॉट्स की जो भी मेरा सोर्स है उसमें से लेकर मैं आपके लिए वो हर लेक्चर के लिए लाता हूँ। मुझे भी अच्छा लगता है ऐसे पॉजिटिव थॉट के साथ जब लेक्चर शुरू होता है, तो इट मेक्स अ गुड थिंग्स, इट मेक्स अ डिफरेंट थिंग्स। तो चलो स्टार्ट कर देते बच्चों। तो आज का थॉट कौन सा है? आज का थॉट है इफ यू ट्राइज, इफ यू विल ट्राई, अगर आप कोशिश करोगे, देयर माइट बी अ पॉसिबिलिटी ऑफ फेलियर। तो एक पॉसिबिलिटी ऐसे 50% ऐसी भी पॉसिबिलिटी है कि आप फेल हो सकते हो। बट इफ यू डोंट ट्राई, अगर आप कोशिश ही नहीं करोगे, यू विल डेफिनेटली इंश्योर योर फेलियर। तो आप पॉसिबिलिटी नहीं, आप डेफिनेटली इंश्योर कर दोगे आपका फेलियर। तो ट्राई करते रहना है बच्चों, नेवर गिव अप। तो ट्राई करते रहिए, कोशिश करते रहिए, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती है। कम टू द पॉइंट विद दिस पॉजिटिव एनर्जी हमारे आज के सेशन को स्टार्ट कर देते हैं। आज का जो सेशन है बच्चों उसका नाम है नॉन ईएमएस ऑर्गेनेल्स। नॉन ईएमएस ऑर्गेनेल्स से टॉपिक गोइंग ऑन इज सेल एंड देयर ऑर्गेनेल्स। तो अब तक 4 लेक्चर्स हो चुके हैं। अगर आपने नहीं देखे हमारे 4 लेक्चर्स तो प्लीज गो टू आवर यूट्यूब चैनल बायोलॉजी डॉक्टर वाग। वहाँ पे मैंने पब्लिक कर दिए सभी जितने भी हमारे वीडियोस है। तो प्लीज़ वहाँ पे जाइए, हमें हमसे 4 लेक्चर होने के बाद हमसे जुड़ जाइए। आपको ये लेक्चर ज़्यादा अच्छे से समझ में आ जाएगा अगर आप 1 से 4 लेक्चर को अच्छी तरह से देखते हो। सबसे ज़रूरी बात शायद आप समझ चुके होंगे, अगर आप हमारे लेक्चर्स देखते हो यहाँ पर बायोलॉजी डॉक्टर वाग पे जाकर, तो प्लीज़ हमारे चैनल सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबा दीजिए। हाँ, अगर आपको लेक्चर्स अच्छे लगते हैं तो प्लीज़ प्लीज़ आपके जितने भी फ्रेंड्स हैं उनको प्लीज़ ये मैसेज फॉरवर्ड कर दीजिए, उनको लिंक शेयर कर दीजिए इन ऑर्डर टू रीच देम। मुझे भी उनसे मिलना अच्छा लगेगा। उनसे लाइक्स एंड शेयर्स कमेंट जितनी भी होती है वो मिलेगी तो मुझे भी अच्छा लगेगा। तो चलो स्टार्ट करते हैं बच्चों आज का सेशन। आज के सेशन में हमें पढ़ना है नॉन एंडो मेम्ब्रेन सिस्टम ऑर्गेनेल्स। तो बच्चों नॉन एंडो मेम्ब्रेन सिस्टम ऑर्गेनेल का सबसे पहले तो मीनिंग क्या होता है। जो बच्चे आज पहली बार सुन रहे हैं उनको थोड़ा सा शायद प्रॉब्लम आ सकता है समझने के लिए कि ईएमएस क्या होता है। ईएमएस का मतलब हमने पढ़ा था कि एंडो मेम्ब्रेन सिस्टम। एंडो मेम्ब्रेन का मतलब ये होता है बच्चों कि ऐसे ऑर्गेनेल्स जो जो एक सिंगल लेयर ऑफ मेम्ब्रेन से घिरे हुए होते हैं। दोज ऑर्गेनेल्स व्हिच हैव सिंगल मेम्ब्रेन, आउटर मेम्ब्रेन जो होता है वो सिंगल होता है। तो ये जितने भी नॉन एंडो मेम्ब्रेन ऑर्गेनेल होते हैं ना बच्चों, माइटोकॉन्ड्रिया है, प्लास्टिड है, ये एक तो पॉसिबिलिटी ये है कि उसके मेम्ब्रेन एक से ज्यादा है। जो 2 एग्जांपल्स हम देखेंगे, माइटोकॉन्ड्रिया, प्लास्टिड और सबसे जरूरी न्यूक्लियस। तो यहाँ पे आपको 2 मेम्ब्रेन दिखाई देंगे। दूसरी बात, आप राइबोसोम्स देखेंगे, आप साइटोस्केलेटन देखेंगे, सीलिया फ्लैजिला देखेंगे, सेंट्रोसोम या सेंट्रियोल देखोगे तो कहीं पे आपको डायरेक्टली ये जो मेम्ब्रेन होता है ना वो एब्सेंट दिखेगा, या तो वो सिंगल मेम्ब्रेन होगा। तो बच्चों बहुत सारी वैरायटीज होती है, लेकिन हाँ, इसे नॉन एंडो मेम्ब्रेन सिस्टम बोलने की वजह सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि ये जितने भी ऑर्गेनल्स है आपके सामने, एंडो मेम्ब्रेन सिस्टम में तो आपने सिर्फ 4 ऑर्गेनल्स पढ़े थे, लेकिन उनका एक ग्रुप ईएमएस क्यों बनाया था वो रीजन वहां पे भी मैंने बताया था। यहाँ पे भी एक बार बता देता हूँ कि वो जो भी जितने भी ऑर्गेनल्स होते हैं वो एक दूसरे के साथ को रिलेटेड होते हैं। दे आर रिलेटिव्स ऑफ ईच अदर रिगार्डिंग देयर फंक्शंस एज वेल एज देयर ओरिजिन। तो एक दूसरे के साथ जुड़कर काम करते हैं। ये ऑर्गेनल्स वैसा नहीं है बच्चों, एवरी ऑर्गेनल इन दिस कैटेगरी इज इंडिपेंडेंट। तो ज्यादातर या तो डबल मेम्ब्रेन होंगे या तो मेम्ब्रेन ही नहीं होगा। तो शुरुआत करते हैं पहले ऑर्गेनल के साथ जिसका नाम है माइटोकॉन्ड्रिया। आपके 9th स्टैंडर्ड के टेक्स्ट बुक में पढ़ा होगा या प्रीवियस सिलेबस में पढ़ा होगा, माइटोकॉन्ड्रिया इज कॉल्ड एज अ पावर हाउस ऑफ सेल। तो हाँ, 11th स्टैंडर्ड में भी इसका मीनिंग बिल्कुल भी चेंज नहीं हुआ है, सिर्फ थोड़ा सा एलाबोरेट कर देते हैं मीनिंग को, थोड़ा सा और अच्छे से पढ़ते हैं मीनिंग को कि माइटोकॉन्ड्रिया इज कॉल्ड एज अ पावर हाउस ऑफ सेल क्यों। तो इसके बारे में डिस्कशन करते हैं। तो अच्छा, सबसे पहले समझ लेते हैं कि माइटोकॉन्ड्रिया कहाँ पे होती है, काम क्या करती है और कैसे दिखती है। तो माइटोकॉन्ड्रिया जो होती है ना बच्चों, इसका बेसिक जो फंक्शन होता है माइटोकॉन्ड्रिया का वो होता है प्रोडक्शन ऑफ एनर्जी। प्रोडक्शन ऑफ एनर्जी कैसे करती है उसके लिए उसका थोड़ा सा स्ट्रक्चर देख लेते हैं। तो जो माइटोकॉन्ड्रिया होती है ना बच्चों, उसका जो स्ट्रक्चर है, अगर आपके पास एनसीईआरटी की टेक्स्ट बुक है तो उसका पेज नंबर है 135, नहीं है तो हमारा जो व्हाट्सएप का ग्रुप है वहाँ पे मैंने पीडीएफ सेंड कर दी है, प्लीज गो थ्रू दैट
टॉपिक और पेज नंबर देखिए 135। तो फर्स्ट ऑर्गेनेल है बच्चों माइटोकॉन्ड्रिया। तो माइटोकॉन्ड्रिया जो होती है ना, जो उस माइटोकॉन्ड्रिया की जो क्वांटिटी है वो क्वांटिटी कौन से सेल में कितनी होनी चाहिए, ये डिपेंड करता है वो सेल की फिजियोलॉजिकल कंडीशन पर या वो सेल की काम करने की कंडीशन पर। अगर कोई सेल फिजियोलॉजिकली बहुत ही एक्टिव है, उसे ज़्यादा काम करना पड़ता है। एक एग्जांपल देता हूँ मैं, समझो मैं आपको देता हूँ न्यूरॉन, एक ऐसी सेल जो ब्रेन में होती है, ब्रेन को फॉर्म करती है, और दूसरी सेल है जो हमारे स्किन को फॉर्म करती है। तो आप कंपेयर कीजिए कि कौन सी सेल में ज़्यादा काम है, ज़्यादा फिजियोलॉजिकल एफर्ट से ज़्यादा काम करती है, वो सेल है डेफिनेटली न्यूरॉन। तो न्यूरॉन में जो माइटोकॉन्ड्रिया की क्वांटिटी होगी और जो माइटोकॉन्ड्रिया की साइज होगी बच्चों, वो डेफिनेटली स्किन की जो सेल होगी उसमें जो माइटोकॉन्ड्रिया आपको नंबर से और साइज से मिलेगी उससे डेफिनेटली डिफरेंट होगी। तो ये तो हो गया कि माइटोकॉन्ड्रिया कहाँ पे ज्यादा मिलेगी, ऐसी सेल में जिसकी फिजियोलॉजिकल एक्टिविटी क्या होती है, ज्यादा होती है। कैसी दिखती है माइटोकॉन्ड्रिया? जो टिपिकल शेप होता है ना, टिपिकल माइटोकॉन्ड्रिया का, वो होता है सॉसेज शेप या ऐसा सिलिंड्रिकल शेप होता है। ये ऐसे सिलिंड्रिकल शेप होता है माइटोकॉन्ड्रिया का, कैप्सूल शेप भी बोल सकते हो आप। तो ये हो गया माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया में दो इंपॉर्टेंट ये होती है कंडीशन, एक तो उसका आउटर मेम्ब्रेन और दूसरा उसका मैट्रिक्स। तो आउटर मेम्ब्रेन जो होता है बच्चों, उसका आउटर मेम्ब्रेन, ये सबसे पहले मैंने आउटर मेम्ब्रेन बना दिया। तो ये आउटर मेम्ब्रेन जो है ये कंटिन्यूअस है, आप देख सकते हो, ये फोल्डेड नहीं है। और जो इनर मेम्ब्रेन है, यू कैन सी हियर, इनर मेम्ब्रेन इज नॉट कंटिन्यूअस, इट इज सॉरी कंटिन्यूअस तो है लेकिन इवन नहीं है, वो बहुत ही फोल्डेड है। तो बिकॉज ऑफ दीज मेनी फोल्डिंग्स उसका सरफेस एरिया बहुत ज्यादा पैमाने पर बढ़ जाता है। दिस इज द रीजन व्हाई उसका इनर मेम्ब्रेन इतना फोल्डेड क्यों होता है, टू इंक्रीज द सरफेस एरिया। सरफेस एरिया बढ़ाने से क्या होता है बच्चों, सिंपल बात है, अगर कोई इतना सरफेस अगर एब्सॉर्प्शन या कोई फंक्शन करता है, तो यही सरफेस को अगर मैं 3 गुना बढ़ा दूं तो वो सरफेस 3 गुना ज्यादा काम कर सकता है। लेकिन हाँ, जरूरी कंडीशन क्या है कि ये साइज आप बढ़ा नहीं सकते हो। तो इसीलिए वो बढ़ा हुआ जो स्ट्रक्चर है वो आपको यू कैन से इन फोल्डिंग के फॉर्म में आपको उसके अंदर रखना पड़ता है। यही एप्लीकेबल है ब्रेन को, यही एप्लीकेबल है इंटेस्टाइन को। तो अगर कम जगह में बहुत सारा आप वैसे सरफेस एरिया बढ़ाना चाहते हो तो उसमें फोल्डिंग्स लगती है। तो कम टू द पॉइंट, आउटर मेम्ब्रेन और इनर मेम्ब्रेन। ये आउटर मेम्ब्रेन है, ये इनर मेम्ब्रेन है, ये दोनों के बीच में जो स्पेस है ना बच्चों, ये स्पेस होती है इंटर मेम्ब्रेनस स्पेस। तो ये स्पेस आप 12th स्टैंडर्ड में जब रेस्पिरेशन चैप्टर पढ़ोगे, रेस्पिरेशन शायद आपके, हाँ अकॉर्डिंग टू न्यू सिलेबस यही स्टैंडर्ड में आपको पढ़ना है। तो जब रेस्पिरेशन चैप्टर पढ़ोगे तो उसमें एक इंपॉर्टेंट एक्टिविटी होती है, शायद आपकी 10th की बुक में थी, मुझे अभी रिकॉल हुआ, कि एसिटिलेशन ऑफ पायरुवेट। ग्लाइकोलिसिस के एंड में जो पायरुवेट फॉर्म होता है उसका एसिटिलेशन कौन सी जगह पे होता है बच्चों, तो ये जगह में होता है जिसे हम कहते हैं इंटरमेम्ब्रेनस स्पेस या इंटरमेम्ब्रेनस स्पेस से उसे बोला जाता है। जब हम अंदर जाते हैं तो अंदर जाने के बाद once you enter the mitochondria, आपको सबसे जरूरी बात मिलती है, वो होता है उसका साइटोप्लाज्म। तो बच्चों जो साइटोप्लाज्म होता है ना, उसे हम बोलते हैं मैट्रिक्स। जो साइटोप्लाज्म होता है उसे बोलते हैं मैट्रिक्स। मैट्रिक्स इसीलिए क्योंकि इट एक्ट एज अ बैकग्राउंड फ्लूइड। तो ये जो मैट्रिक्स होता है, आप अगर ध्यान से ये डायग्राम को देखोगे, अगर अगर आप यूकैरियोटिक सेल की डायग्राम देखोगे तो उसमें बहुत सारी माइटोकॉन्ड्रियाज होती है और इसी तरह से दिखाई दी होती है। तो जो मैट्रिक्स होता है ना बच्चों, मैट्रिक्स, तो ये जो मैट्रिक्स है, ये मैट्रिक्स में आपको कौन कौन सी चीजें मिलेंगी। आपको मैं एक छोटा सा काम दे देता हूँ, आपको पेज नंबर 135 पर जाना है एनसीईआरटी की टेक्स्ट बुक की, और उसमें क्या क्या मैट्रिक्स में कौन कौन से पार्ट्स होते हैं, कौन कौन से अदर थिंग्स होती है अदर देन मैट्रिक्स, वो आपको फाइंड आउट करनी है। प्लीज जाइए पेज नंबर 135 पर एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक की, आपको ऐसे मिलेगा कि उसके माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स में क्या क्या मिलता है आपको। सबसे जरूरी तो मिलता है आपको सर्कुलर डीएनए मॉलिक्यूल, मैं इसे ड्रॉ करूंगा लाइक दिस, सर्कुलर डीएनए मॉलिक्यूल जो डबल स्टैंडर्ड होता है, डबल स्टैंडर्ड सर्कुलर डीएनए मॉलिक्यूल। उसके बाद दूसरा होता है फ्यू आरएनए मॉलिक्यूल्स आर देयर। आरएनए के मॉलिक्यूल्स होते हैं जो सिंगल स्टैंडर्ड होते हैं, और सबसे जरूरी बात
उसमें राइबोसोम्स मिलते हैं। राइबोसोम्स जब भी हम बोलेंगे तो उन्हें बोला जाता है प्रोटीन फैक्टरीज, तो राइबोसोम वहाँ पर मिलते हैं। तीसरी और सबसे आखिर वाली बात होती है बच्चों, वहाँ पे जो राइबोसोम्स होते हैं वो कौन सी तरह के होते हैं, तो राइबोसोम्स होते हैं 70S टाइप के, 70S टाइप के राइबोसोम्स होते हैं। अभी यहाँ पे जो मैंने डबल स्टैंडर्ड डीएनए मॉलिक्यूल और सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए मॉलिक्यूल के बारे में बताया, इसकी वजह से आपने जो ईएमएस पढ़े थे, एंडो मेम्ब्रेन सिस्टम ऑर्गेनेल्स पढ़े थे, वहां पे ये बात एब्सेंट थी। ये बात कौन सी बात बच्चों, कि उसके मैट्रिक्स में जेनेटिक कंटेंट या जेनेटिक मटेरियल एब्सेंट था। अगर जेनेटिक कंटेंट या जेनेटिक मटेरियल आ जाता है तो उसकी वजह से क्या एबिलिटी मिलती है, डेफिनेटली आप में से कुछ लोगों को शायद ये बात नॉक भी कर चुकी होगी और आप उन्होंने आंसर भी खोज कर निकाला होगा। अगर किसी एनिमल के पास जेनेटिक कंटेंट है या ऑर्गेनेल के पास भी जेनेटिक कंटेंट है तो उसमें रिप्रोडक्शन नाम की एबिलिटी आ जाती है, दैट इज सेल्फ रेप्लिकेबल। उसे परमिशन लेने की जरूरत नहीं होती बच्चों, जैसे सेल डिवीजन करती है वैसे ये ऑर्गेनेल भी डिवीजन कर सकता है। जितने भी नॉन ईएमएस में इंपॉर्टेंट ऑर्गेनेल्स है, डबल मेम्ब्रेन, वो सभी जेनेटिक कंटेंट रखते हैं। तो सेल्फ रेप्लिकेबल है, सेल्फ सेमी ऑटोनोमस है। सेमी ऑटोनोमस इसलिए कि इसे हर फंक्शन के लिए न्यूक्लियस से परमिशन लेने की जरूरत नहीं पड़ती है। हाँ, एक सबसे लास्ट वाला पार्ट जो मैं बोलते बोलते भूल गया हूँ कि इसका जो इनर मेम्ब्रेन होता है ना बच्चों, इनर मेम्ब्रेन में ये जो फिंगर लाइक स्ट्रक्चर्स आपको दिख रहे हैं ना, हम इसे बोलते हैं क्रिस्टी। इसे हम बोलते हैं क्रिस्टी। अगर सिंगुलर में पूछना है तो क्रिस्टम और प्लूरल हमें बोलना है तो क्रिस्टी। तो बच्चों इसका फंक्शन क्या है, तो जैसे कि ये टॉपिक स्टार्ट में हमने डिस्कस किया था, 9th स्टैंडर्ड की भी बुक में आपको मिलता है, इट इज कॉल्ड एज अ पावर हाउस ऑफ द सेल। तो क्या करता है, रेस्पिरेशन चैप्टर में बहुत अच्छी तरह से आप पढ़ोगे। यहाँ पे बस इतना याद रखिए, प्रोडक्शन ऑफ एनर्जी, प्रोटीन सिंथेसिस इज द इम्पोर्टेंट फंक्शन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया। तो चलो बढ़ते हैं नेक्स्ट ऑर्गेनेल की तरफ। नेक्स्ट ऑर्गेनेल जो है बच्चों उसका नाम है प्लास्टिड। तो जो प्लास्टिड्स होते हैं, प्लास्टिड्स थोड़ा सा कंफ्यूज कुछ बच्चे हुए होंगे यहाँ पर, सर हमने क्लोरोफिल पढ़ा है, प्लास्टिड क्या है, ये पहली बार सुन रहे हैं। तो प्लास्टिड्स और क्लोरोफिल कुछ अलग बात नहीं है, लेकिन प्लास्टिड्स आर दी यू कैन से थिंग्स दैट इंक्लूड द क्लोरोफिल, या क्लोरोप्लास्ट को भी इन्वॉल्व कर सकते हैं, ऐसे स्ट्रक्चर्स होते हैं। तो प्लास्टिड्स क्या है बच्चों, प्लास्टिड्स तो आप जितने भी प्लांट और एल्गी ले लेते हो, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ प्लास्टिड्स कहाँ पे पाए जाते हैं, तो एल्गी और प्लांट्स, ये दो जो किंगडम होते हैं बच्चों, किंगडम प्लांटी और एल्गी, तो यहाँ पे आपको एल्गी सेपरेट से किंगडम तो नहीं बोलोगे, लेकिन दोनों में एक इम्पोर्टेंट कोई यू कैन से एक इम्पोर्टेंट सिमिलैरिटी है। वो कौन सी है बच्चों, दे बोथ आर ऑटोट्रॉप्स, वो खुद अपना फूड प्रिपेयर कर सकते हैं। तो इसका और प्लास्टिड्स का कुछ कोरिलेशन है क्या, डेफिनेटली है बच्चों। बिकॉज ऑफ प्रेजेंस ऑफ प्लास्टिड्स एल्गी एंड प्लांट्स आर ऑटोट्रॉप्स, दे कैन सिंथेसाइज देयर ओन फूड। तो उनमें एबिलिटी आ जाती है कि वो खुद का फूड प्रिपेयर कर सकती है। तो एल्गी और प्लांटी, इसमें अगर आप कोई भी एल्गी या प्लांटी ले लोगे, उसका जो लीफ होता है उसे क्रश करोगे तो ग्रीन कलर का जूस निकलता है। उसे आप सिंपली इस पर डाल दो, स्लाइड के ऊपर डाल दो, कवर स्लिप डाल दो, सिंपल सॉरी जो कंपाउंड माइक्रोस्कोप है उसके नीचे देखो, तो आपको बड़ी बड़ी जो ऑर्गेनेल दिखेंगी ना बच्चों, वो दे आर नथिंग बट दे आर प्लास्टिड्स। तो प्लास्टिड्स होती है। प्लास्टिड्स में आगे बढ़ते हैं बच्चों, प्लास्टिड जो होती है ना, डिपेंडिंग अपॉन the pigment system, they are classified as क्लोरो, क्रोमो और ल्यूको। तो जो प्लास्टिड्स होती है इसमें 3 पॉसिबिलिटीज है, मैं उन्हें 2 ही पॉसिबिलिटी में डिवाइड करूंगा। एक तो होती है क्रोमोप्लास्ट, और दूसरी होती है ल्यूकोप्लास्ट, सॉरी ल्यूकोप्लास्ट। तो एज द नेम सजेस्ट, क्रोमो का मतलब होता है कलर्ड और ल्यूको का मतलब होता है कलरलेस या वाइट। आपने ल्यूकोसाइट्स पढ़ा होगा ना, वाइट ब्लड सेल्स। तो क्रोमो का मतलब होता है कलर्ड और ल्यूको का मतलब होता है कलरलेस। तो क्रोमो अगर कलर्ड है तो 2 पॉसिबिलिटीज इसमें फिर से आ जाती है। एक जो हमें सबसे कॉमनली याद है या पता है वो होती है क्लोरोप्लास्ट, और दूसरी जो है अदर देन क्लोरोप्लास्ट। मैं इंटेंशनली उन्हें यहाँ पे नहीं लिखूंगा, लेकिन
अदर देन क्लोरोप्लास्ट, जितने भी अदर कलर्स होते हैं वो दूसरी कैटेगरी में आ जाते हैं। तो क्रोमोप्लास्ट का मतलब क्या होता है? ये जो प्लास्टिड्स होते हैं ना, इसमें बहुत सारे कलर्ड पिगमेंट्स होते हैं। बिकॉज ऑफ देयर कलर्ड पिगमेंट्स उसमें एक एबिलिटी आ जाती है कि वो लाइट को एब्जॉर्ब कर सकती है। लाइट को एब्जॉर्ब करने के बाद देखो, अगर आप खाने के लिए कुछ लेते हो, पर्टिकुलरली आप बड़ा एक थाली ले ली, उसमें बहुत सारी चीजें हैं खाने के लिए, तो एट द एंड ऑफ योर फूड कुछ ना कुछ बचता है। एग्जैक्टली सिमिलर, अगर अगर ये जो क्रोमोप्लास्ट होते हैं ना, ये लाइट को एब्जॉर्ब करते हैं, तो कुछ ऐसे लाइट के आप बोल सकते हो कुछ ऐसी वेवलेंथ होती है जो लाइट को वो एब्जॉर्ब नहीं करती है, उसे रिफ्लेक्ट कर देती है। जो उसे पसंद ही नहीं है तो उसे रिफ्लेक्ट कर देती है। उसे रिफ्लेक्ट करने के बाद जो वेवलेंथ, वो जो कलर बाहर पड़ता है, जो बाहर आता है, उसके हिसाब से उसका कलर डिसाइड होता है। अगर कोई प्लास्टिड ग्रीन कलर का दिखता है ना बच्चों, तो समझ लीजिए कि उसे ग्रीन कलर की वेवलेंथ पसंद नहीं है। ये उल्टा है। यहाँ पे यूजुअली ऐसा सोचा जाता है कि ग्रीन कलर की जो प्लास्टिड्स होती है उसे ग्रीन कलर ज्यादा पसंद होगा, लेकिन ऐसा नहीं है। इट इज अ वेस्ट पार्ट ऑफ देयर यू कैन से स्पेक्ट्रम। तो उसे जो स्पेक्ट्रम पसंद है उसमें ग्रीन कलर उसे बिल्कुल भी पसंद नहीं है। दैट्स व्हाई इट रिफ्लेक्ट दैट कलर। कम टू द पॉइंट। तो क्लोरोप्लास्ट है, क्लोरोप्लास्ट और क्रोमोप्लास्ट, इसके बारे में डिस्कशन करते हैं। यूजुअली ये जो क्लोरोप्लास्ट होते हैं ना बच्चों, क्लोरो, तो क्लोरो का मतलब यहाँ पे आपको लेना है ग्रीन। ऐसे प्लास्टिड्स जो पर्टिकुलरली ग्रीन कलर की होती है। अकॉर्डिंग टू टेक्स्ट बुक, जो क्लोरोप्लास्ट होती है ना, क्लोरोप्लास्ट, ये जो क्लोरोप्लास्ट होती है, ये क्लोरोप्लास्ट के साथ कैरोटिनॉइड्स होती है। क्लोरोप्लास्ट के साथ होती है कैरोटिनॉइड्स। और ये जो कैरोटिनॉइड्स होती है, ये कैरोटिनॉइड्स और क्लोरोप्लास्ट, ये दोनों मिलकर प्लांट को एबिलिटी दे देती है। कौन सी? तो टू ट्रैप द लाइट एनर्जी और टू प्रोड्यूस देयर फूड। तो दूसरा जो है क्रोमोप्लास्ट, अदर देन ग्रीन, तो वहां पर क्लोरोप्लास्ट के साथ कुछ कैरोटिनॉइड्स तो है ही, अलोंग विथ कैरोटिनॉइड्स वहां पे ज़ैंथोफिल भी मिलता है, ज़ैंथोफिल्स होती है। मैं बात कर रहा हूँ अदर देन क्लोरोप्लास्ट, जितने भी अदर कलर्स है। बिकॉज ऑफ कैरोटीन एंड ज़ैंथोफिल, कैरोटिनॉइड्स और ज़ैंथोफिल, ये भी कुछ फैट सोल्यूबल पिगमेंट्स है। पॉइंट टू बी नोटेड, फैट सोल्यूबल पिगमेंट्स ही है, कलर्ड पिगमेंट ही है। बिकॉज ऑफ देयर फैट सोल्यूबल, प्रेजेंस ऑफ दीज फैट सोल्यूबल पिगमेंट्स, उनमें अलग अलग पॉसिबिलिटीज आ जाती है। अगर कलर है रेड तो मैं उसे बोलूंगा एरिथ्रोप्लास्ट, अगर कलर है ब्लू तो मैं उसे बोलूंगा साइनोप्लास्ट। ऐसे ही उसमें अलग अलग पॉसिबिलिटीज। हाँ, सबसे जरूरी बात, आपने जितने भी फ्रूट्स और जितने भी फ्लावर्स, जितने भी लीव्स अलग अलग कलर में देखी हुई होगी, उसमें सब में ये क्रोमोप्लास्ट ही होती है बच्चों। तो क्रोमोप्लास्ट का भी आपको फंक्शन समझ में आ गया। क्लोरोप्लास्ट का तो ऑलरेडी आपको पता है। नाउ विल मूव टू ल्यूकोप्लास्ट। तो ल्यूकोप्लास्ट क्या होती है बच्चों? ल्यूकोप्लास्ट का मतलब होता है कलरलेस प्लास्टिड्स। तो पहले ही झटके में, पहले ही सेंटेंस में हमें ये पता चल गया कि इसमें पिगमेंट्स नहीं है। अगर पिगमेंट्स नहीं है तो ये एब्सॉर्प्शन ऑफ लाइट नहीं कर सकती है। लाइट एब्जॉर्ब नहीं करेगी तो हार्नेस कैसे करेगी, प्रोडक्शन कैसे करेगी? तो काम कुछ नहीं है। आपको लगता है कि कुछ काम ना होना है नेचर में पॉसिबल है? इट इज ओनली एप्लीकेबल टू ह्यूमन कि कुछ काम नहीं करता है। नेचर में ऐसा नहीं होता है बच्चों। नेचर में हर चीज को किसी ने किसी काम के लिए डेसिग्नेट कर दिया है। तो ये ठीक है ना, कौन सा काम नहीं करता है? क्रोमोप्लास्ट जैसा एब्सॉर्प्शन ऑफ लाइट नहीं करता है, लेकिन कुछ ना कुछ तो करता होगा। अगर प्रोडक्शन नहीं करता है तो एक काम करो, इसे स्टोरेज का काम दे दो, तो ये स्टोरेज का काम करता है। मतलब जितना भी सिंथेसिस क्रोमोप्लास्ट करेगी उसे स्टोर करने का काम कौन करेगा? ल्यूकोप्लास्ट। तो ल्यूकोप्लास्ट जो होती है, ये ल्यूकोप्लास्ट डिपेंडिंग अपॉन व्हाट दे विल स्टोर, वो क्या स्टोर करती है, अकॉर्डिंगली उन्हें अलग अलग नाम होते हैं। मैं 3 एग्जांपल्स दूंगा, अमाइलोप्लास्ट, इलायोप्लास्ट और पहला तो है अमाइलोप्लास्ट, दूसरा है इलायोप्लास्ट और तीसरा जो है बच्चों उसे बोलते हैं अल्यूरोप्लास्ट। तो कौन कौन से पिगमेंट्स ये स्टोर करती है, मेजोरिटी अकॉर्डिंगली इसे नाम दिए गए हैं। जो अल्यूरोप्लास्ट होती है वो पर्टिकुलरली प्रोटीन को स्टोर करता है, पर्टिकुलरली प्रोटीन स्टोरेज ज्यादा करता है। जो इलायोप्लास्ट होता है वो ऑयल को स्टोर करता है, और जो अमाइलोप्लास्ट होता है वो यूजुअली कार्बोहाइड्रेट या हम उसे स्टार्च बोलते हैं।
तो उसका स्टोरेज करने का काम किसका होता है? अमाइलोब्लास्ट का। अमाइलेज पता होगा बच्चों आपको, तो ये कोरिलेशन है कार्बोहाइड्रेट या स्टार्च के बारे में। इलाई ओ, इसमें OIL, ये 3 वर्ड्स आते हैं। ऑयल मतलब ऑयल या फैट्स बोलते हैं। अल्यूरोप्लास्ट, बचा हुआ प्रोटीन जो है उस किसके पास दे दीजिए? अल्यूरोप्लास्ट के पास दे दीजिए। तो ये थे 3 पॉसिबिलिटीज किसमें? ल्यूकोप्लास्ट में। जैसे कि मैंने बताया, ये कोई सिंथेसिस नहीं करेंगे, लेकिन इनका फंक्शन होता है स्टोरेज ऑफ सब्सटेंसेस विच आर सिंथेसाइज्ड बाय क्रोमोप्लास्ट। तो बच्चों आगे बढ़ते हैं। जो क्लोरोप्लास्ट है उसका अल्ट्रा स्ट्रक्चर एक बार मैं आपको शॉर्ट में बता देता हूँ, और नेक्स्ट थर्ड ऑर्गेनेल की तरफ बढ़ेंगे। तो जो क्लोरोप्लास्ट होता है ना, जो क्लोरोप्लास्ट एज एन एग्जांपल ऑफ प्लास्टिड, तो क्लोरोप्लास्ट, उसके अगर मैं डायग्राम ड्रॉ करूंगा तो उसमें भी 2 मेम्ब्रेन्स होते हैं एज यूजुअल। माइटोकॉन्ड्रिया से कंपेयर करो, आउटर मेम्ब्रेन, इनर मेम्ब्रेन। दूसरी बात, यहाँ पे जो साइटोप्लाज्म होता है ना, इसे एक स्पेशल नाम है, मैट्रिक्स तो हम बोलते ही है, या साइटोप्लाज्म तो हम बोलते ही, सॉरी मैट्रिक्स बोलते हैं। तो इसका नाम है बच्चों स्ट्रोमा। जो क्लोरोप्लास्ट होता है ना, क्लोरोप्लास्ट के साइटोप्लाज्म को या उसके मैट्रिक्स को हम बोलते हैं स्ट्रोमा। तो अगर स्ट्रोमा को ये 2 लेयर्स या 2 मेम्ब्रेन्स अगर कवर करती है, तो मैं इसे मैं इसे स्ट्रोमल मेम्ब्रेन्स भी बोल सकता हूँ, बिकॉज दे आर गोइंग टू कवर द स्ट्रोमा। तो स्ट्रोमल मेम्ब्रेन्स भी है, इंटरस्ट्रोमल स्पेस भी होती है। तीसरी जरूरी बात, इसके अंदर, स्ट्रोमा के अंदर आपको ऐसे कुछ स्ट्रक्चर दिखाई देते हैं। ये जो स्ट्रक्चर्स है, अभी ये जो स्ट्रक्चर मैंने ड्रॉ किया, इसे बोला जाता है ग्रैनम। इसे बोला जाता है ग्रैनम, क्योंकि ये सिंगुलर है बच्चों। अगर मैं और एक या एक से ज्यादा ड्रॉ कर देता हूँ तो इन्हें बोला जाता है ग्रैना। तो इन्हें बोला जाता है ग्रैना। ग्रैनम इज द सिंगुलर, और एक से ज्यादा है तो इन्हें नाम आ जाता है बच्चों ग्रैना। तो ये जो ग्रैना होते हैं और स्ट्रोमा होते हैं, ये इंपॉर्टेंट पार्ट होते हैं किसी भी प्लास्टिड के, पर्टिकुलरली क्लोरोप्लास्ट के। तो ये जो स्ट्रोमा होता है ना, स्ट्रोमा, इसका काम होता है जितनी भी डार्क फेज वाली रिएक्शंस होती है ना फोटोसिंथेसिस की, उसे कैरी करना। और ये जो ग्रैना होता है, इसका जो फंक्शन होता है, जितनी भी लाइट फेज वाली रिएक्शंस होती है ना, आप चैप्टर पढ़ोगे फोटोसिंथेसिस, वहां पे आपको समझ में आ जाएगा। रादर देन स्ट्रोमा और ग्रैना, इसमें क्या क्या होता है? जैसे माइटोकॉन्ड्रिया में मैंने बताया था, वही फंक्शन यहाँ पे भी है। ये भी सेमी ऑटोनोमस है, ये भी सेल्फ रेप्लिकेबल है। तो इसमें भी क्वाइट ऑब्वियस क्या आ सकता है, तो इसमें भी होता है बच्चों एक सर्कुलर डबल स्टैंडर्ड डीएनए होता है, राइबोसोम्स होते हैं। राइबोसोम फिर से एक बार क्या बोल सकता हूँ मैं, 70s टाइप के होते हैं। एक 70s राइबोसोम जो होता है, ये नेक्स्ट टॉपिक जो हमें पढ़ना है राइबोसोम, तो वहां पे मैं आपको डिफरेंशिएट कर दूंगा कि प्रोकैरियोट और यूकैरियोट में 70s और 80s में कैसे आपको याद रखना है। चलो, तो ये था प्लास्टिड्स के बारे में। तीसरा जो ऑर्गेनेल हमें पढ़ना है उसका नाम है राइबोसोम। जो तीसरा ऑर्गेनेल है नॉन ईएमएस सिस्टम में, तो उसका नाम है राइबोसोम। राइबोसोम, सोमा मतलब बॉडी, ओके। तो राइबोसोम जो होते हैं, इट इज बहुत इंपॉर्टेंट है। चाहे आप बॉटनी ले लो, जूलॉजी ले लो, कहीं पे भी जाओ, राइबोसोम जब भी बोलोगे तब या एक स्लोगन याद रखना है कोरिलेशन में, इट इज अ प्रोटीन फैक्ट्री। तो राइबोसोम्स आप ऑलरेडी जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम थे उसमें RER, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पढ़ चुके हो। प्लास्टिड में भी मैंने बताया, उसके बाद माइटोकॉन्ड्रिया में भी मैंने बताया। नाउ वी आर लर्निंग देम इंडिविजुअल। तो ये जो राइबोसोम थे, इनका सबसे पहला जो स्ट्रक्चर किसी ने देखा, किसी ने एक्सप्लेन किया, वो साइंटिस्ट था पैलिड, जॉर्ज पैलिड। साइंटिस्ट का नाम याद रखिए, पर्टिकुलरली दो स्टूडेंट्स हु आर ऑलरेडी इन 11th और 12th और जो एग्जाम के लिए चेस कर रहे हैं, उनको याद रखना पड़ेगा। राइबोसोम्स वर फर्स्ट डिस्कवर्ड बाय जॉर्ज पैलिड, 1953 में किया था। ये जो राइबोसोम्स होती है ना, ये राइबोसोम के बारे में दूसरी इंपॉर्टेंट चीज आपको क्या याद रखनी है, तो दीज आर नॉन मेम्ब्रेन्ड, इसमें मेम्ब्रेन नहीं होता है। ये पार्टिक्यूलेट या आप बोल सकते हो ग्रैन्युलर स्ट्रक्चर होता है। मतलब एक पार्टिकल या ग्रैन्यूल जैसे स्ट्रक्चर है जिसका कोई मेम्ब्रेन नहीं होता है। अब तक हमने सिंगल मेम्ब्रेन, डबल मेम्ब्रेन ऐसी कंडीशंस पढ़ी थी, तो यहाँ पे कोई मेम्ब्रेन नहीं होता है। तीसरी बात, ये किससे बना हुआ होता है, इट इज मेड अप ऑफ RNA एंड प्रोटीन्स।
तो इसमें बहुत सारा आरएनए और प्रोटीन होता है, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड एज अ प्रोटीन फैक्ट्री। तो जो यूकैरियोटिक राइबोसोम होता है, हाँ अभी इसका टाइप जो है, जैसे मैंने पिछले टॉपिक में आपको बताया था, तो वो मैं पहले क्लियर कर देता हूँ कि जो राइबोसोम होता है, ये राइबोसोम यूजुअली स्ट्रक्चरली कैसे दिखता है। अगर आप डायग्राम देखोगे तो डायग्राम में आपको ऐसे कुछ दिखाया दिया है बच्चों, they have shown you something like this। तो मैं रफली ड्रॉ कर देता हूँ, ये ऐसा कुछ राइबोसोम है। तो एवरी राइबोसोम हैज इट टू इम्पोर्टेंट पार्ट्स। तो हर राइबोसोम में दो इम्पोर्टेंट पार्ट होते हैं। एक होता है उसका लार्जर पार्ट, जिसे लार्ज सब यूनिट बोलते हैं, और जो नीचे है इसे बोला जाता है स्मॉलर सब यूनिट। तो दो सब यूनिट होते हैं, लार्ज सब यूनिट और स्मॉल सब यूनिट। प्रोटीन सिंथेसिस नाम की एक प्रोसेस है, 12 स्टैंडर्ड में आपको मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस, जहाँ पे प्रोटीन सिंथेसिस पढ़ना है। आपके 10 स्टैंडर्ड में आपको शॉर्ट में बताया था कि राइबोसोम कैसे जो इसकी प्रोसेस होती है ना, ट्रांसलेशन की और इलोंगेशन की, वो करता है। तो अमीनो एसिड से प्रोटीन बनाने का काम करता है राइबोसोम। तो राइबोसोम में दो यूनिट्स होते हैं, लार्जर और स्मॉलर सब यूनिट। अब इसमें दो पॉसिबिलिटीज होती है, राइबोसोम दो तरह की होती है। एक होती है 70S टाइप वाली और दूसरी होती है 80S टाइप वाली। यूजुअली ये जो 70S वाली होती है ना, ये सिर्फ और सिर्फ प्रोकैरियोटिक सेल में पाई जाती है, प्रोकैरियोटिक सेल में पाई जाती है। और ये जो 80S वाली होती है ना, ये यूकैरियोटिक सेल में पाई जाती है, यूकैरियोटिक। तो एक क्वेश्चन आप मुझसे पूछ सकते हो, कुछ जीनियस स्टूडेंट अब तक वो सवाल बना भी चुके होंगे और शायद सोच भी रहे होंगे कि सर से हम पूछेंगे जब मिलेंगे तब। सर आपने बताया था कि माइटोकॉन्ड्रिया और प्लास्टिड में 70S टाइप का राइबोसोम होता है। तो माइटोकॉन्ड्रिया और प्लास्टिड तो यूकैरियोटिक सेल में होती है, तो आपने कैसे बताया सर कि उसमें 70S टाइप का राइबोसोम होता है? आई विल मेक इट क्लियर। बच्चों, मैंने जो बताया था वो भी सही है और अभी बता रहा हूँ वो भी सही है। सुन लीजिए अच्छी तरह से, यूकैरियोटिक सेल बोल रहा हूँ मैं बच्चों, और माइटोकॉन्ड्रिया और जो प्लास्टिड है वो सेल नहीं है, वो सेल ऑर्गेनेल है। शायद कुछ लोगों को समझ आ चुका होगा, कुछ को नहीं, तो मैं फिर से एक बार बता देता हूँ। यहाँ पे मैंने सेंटेंस लिखा है सेल के पॉइंट ऑफ व्यू। 70S होता है प्रोकैरियोटिक सेल में और 80S होता है यूकैरियोटिक सेल में। जो मैंने बताया था वो था ऑर्गेनेल, माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट। तो ऑर्गेनेल अगर कैरी करते हैं तो वो डेफिनेटली होता है 70S। कोई ऑर्गेनेल अगर राइबोसोम को कैरी करता है तो वो 70S होता है। साइटोप्लाज्म करता है, सेल करती है, तो वो 80S होता है यूकैरियोटिक में। तो चलो कम टू द पॉइंट। तो 70S टाइप में दो यूनिट कौन कौन से होते हैं बच्चों? जो 70S होता है उसके दो यूनिट कौन कौन से हैं? 70S के यूनिट होते हैं 50 और 30, 50S और 30S। और जो 80 वाला है उसके दो यूनिट है 60 और 40, 60 और 40S। यहाँ पे जो S होता है ना बच्चों, ये S को हम बोलते हैं स्वेटबर्ग्स यूनिट। स्वेटबर्ग नाम का साइंटिस्ट थे। इन द ऑनर ऑफ दैट साइंटिस्ट ये यूनिट उनको दिया गया है, स्वेटबर्ग्स यूनिट। और ये अल्ट्रा सेंट्रीफ्यूगेशन का यूनिट होता है, जैसे कि मीटर लेंथ का होता है वैसे ही ये स्वेटबर्ग यूनिट अल्ट्रा सेंट्रीफ्यूगेशन का होता है। तो ये जो होता है 70, 50 और 30, अगर आप कैलकुलेशन करोगे, सिंपल कैलकुलेशन करोगे, एडिशन कर दोगे, तो आपको मिलता है 50 प्लस 30 80S। पर यहाँ पे बच्चों कितना बोला मैंने? 70। वैसे डिफरेंस यहाँ पे भी मिल सकता है आपको, यहाँ पे तो 100 आता है और मैंने बोला है आपको 80S। तो ये जो 20 का और 10 का जो गैप होता है ना बच्चों, ये प्रोटीन सिंथेसिस के लिए जब वो दो यूनिट एक दूसरे के साथ जुड़ जाते हैं, तो बिकॉज ऑफ लॉस ऑफ सम पार्ट वो यूनिट ये ऐसे यूनिट्स में कैरी होते हैं। तो ये था बच्चों राइबोसोम के बारे में। राइबोसोम का फंक्शन मैंने ऑलरेडी बता दिया है, प्रोटीन सिंथेसिस। मूव टू नेक्स्ट पार्ट। नेक्स्ट टॉपिक जो है उसका नाम है बच्चों साइटोस्केलेटन। नेक्स्ट ऑर्गेनेल जो है उसका नाम है साइटोस्केलेटन। तो जो साइटोस्केलेटन होता है, एज द नेम सजेस्ट, साइटो का मतलब सेल होता है और स्केलेटन, तो स्केलेटन ये वर्ड आपने बहुत बार सुना होगा। वी डू हैव अ स्केलेटन मेड अप ऑफ बोन्स एंड बोन्स एंड कार्टिलेजेस। तो हम जैसे हमारे बॉडी में ढांचा है बोन्स का, हड्डियों का, इसी वजह से वी डू हैव अ डिफरेंट शेप। तो वैसे ही कोई इमारत ले लीजिए, उसमें भी एक स्केलेटन होता है आरसीसी का। अगर स्केलेटन नहीं होगा तो शेप नहीं होगा।
तो हर सेल के अंदर भी ऐसा स्केलेटन होता है जिसे हम बोलते हैं साइटोस्केलेटन। तो जैसे हमारा स्केलेटन बना है बोन्स का, बिल्डिंग का बना होता है सीमेंट कंक्रीट का और सलियों का, तो वैसे इसका किससे बना है? तो जो साइटोस्केलेटन होता है ना, ये इलाबोरेट नेटवर्क ऑफ फिलामेंटस और प्रोटीनेशियस स्ट्रक्चर्स कंसिस्टिंग ऑफ माइक्रोट्यूब्यूल, माइक्रोफिलामेंट्स और इंटरमीडिएट फिलामेंट। तो यहाँ पे शॉर्ट में लिख देता हूँ, ये प्रोटीनेशियस, तो ये तो नेचर है। प्रोटीनेशियस किस चीज से बने हुए होते हैं? प्रोटीन से, दैट्स व्हाई प्रोटीनेशियस। और स्ट्रक्चर कैसा है? प्रोटीनेशियस है। और माइक्रोट्यूब्यूल्स, माइक्रोफिलामेंट्स और इंटरमीडिएट फिलामेंट। तो ठीक है, तीन कंडीशंस होती है इसमें, या तीन कंटेंट होते हैं, या तो वो माइक्रो ट्यूब्यूल्स होते हैं, सॉरी माइक्रोट्यूबुलर, या उसके बाद माइक्रोफिलामेंट्स हो सकते हैं, माइक्रोफिलामेंट्स हो सकते हैं, और है ये सब, या तो कुछ उन्होंने बताया है कि एक्सेसरी या इंटरमीडिएट फिलामेंट्स होते हैं। तो माइक्रो ट्यूब्यूल्स और माइक्रोफिलामेंट्स में डिफरेंस क्या होता है बच्चों? ये माइक्रो होते हैं, इट इज इनविजिबल टू ह्यूमन आइज, लेकिन ये ट्यूब्यूल बोल सकते हो और ये फिलामेंट बोल सकते हो। ट्यूब्यूल हैज अ ओपन एंड एंड क्लोज एंड, वैसे कोई फाइबर होता है या फिलामेंट होता है उसे एंड्स नहीं होते हैं। तो माइक्रोफिलामेंट्स और माइक्रोट्यूब्यूल्स, these are the cytoskeleton forming structures of every cell। क्या काम करते हैं, क्या काम करते हैं? ये जो साइटोस्केलेटन होते हैं वो सेल के कुछ छोटे छोटे फंक्शंस होते हैं उसमें इन्वॉल्व होते हैं, सच एज अ मैकेनिकल सपोर्ट। ये तो जैसे हमारी हड्डियां हमें शेप देती है और सपोर्ट करती है, वैसे हो गया। दूसरा है मोटिलिटी। मोटिलिटी कैसे? तो ये जब पढ़ेंगे ना हम सिलिया और फ्लैजिला, वहां पे आपको अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा। और तीसरा जरूरी बात, जैसे कि मैंने हमारे हड्डियों के बारे में बताया कि we do have a particular shape because of our bones, तो वैसे ही सेल का जो स्केलेटन होता है वो भी उन्हें एक पर्टिकुलर स्ट्रक्चर दे देता है, उसका शेप मेंटेन करता है। तो मोटिलिटी, शेप मेंटेन करना और सपोर्ट करना, ये सभी चीजें का फंक्शन है साइटोस्केलेटन की। तो आज के लेक्चर का जो नेक्स्ट ऑर्गेनेल हमें पढ़ना है उसका नाम है बच्चों सीलिया एंड फ्लैजेला। ये एक्चुअली सेल के एक्सटेंशंस होती है। प्रोकैरियोटिक सेल में हमने थोड़ी सी शॉर्ट में इन्हें पढ़ा था। तो सीलिया और फ्लैजेला जो है उन्हें पढ़ते हैं। सीलिया और फ्लैजेला यूजुअली जो होती है ना बच्चों, अगर ये सीलिया और फ्लैजेला को आप डिफरेंशिएट करोगे तो सीलिया जो होती है, सीलिया और फ्लैजेला, तो दोनों की दोनों सेल की एक्सटेंशंस होती है। एक्सटेंशन मतलब सेल की बाहर की तरफ निकली हुई कुछ स्ट्रक्चर्स होती है, वो होती है सीलिया और फ्लैजेला। दूसरी बात, ये हेयर लाइक या आप बोल सकते हो कि ट्यूबुलर स्ट्रक्चर होता है। तो सीलिया जो होते हैं पर्टिकुलरली, समझो मैं किसी स्ट्रक्चर को, पैरामीशियम इज द बेस्ट एग्जांपल। तो पैरामीशियम की बॉडी के ऊपर ये जो छोटी छोटी हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं ना, ये होते हैं सीलिया। और जो क्लैमिडोमोनास होता है ना, उसमें ऐसा बड़ा मूंछों जैसा स्ट्रक्चर होता है, इसे हम बोलते हैं फ्लैजेला। तो बेसिक दो वर्ड्स में डिफरेंशिएट कर दूंगा और आगे बढ़ूंगा मैं। सीलिया जो होती है बच्चों, यूजुअली सीलिया होती है शॉर्ट और मेनी, शॉर्ट और मेनी। ऑन द अपोजिट हैंड, ये जो शॉर्ट है यहाँ पे, फ्लैजेला कैसा होता है? लॉन्ग होता है। ये मेनी होती है, पूरी बॉडी को कवर करती है, लेकिन फ्लैजेला यूजुअली एक से दो, ज्यादा नहीं, एक दो तीन, उससे ज्यादा नहीं होते हैं, तो लिमिटेड क्वांटिटी में होते हैं। तीसरी बात, इसका फंक्शन क्या होता है सीलिया? सीलिया जो होती है बीइंग शॉर्ट, ये क्या करती है? दे एक्ट एज ओवर्स, दे एक्ट एज ओवर्स। जैसे किसी नाव में बच्चों पानी को पीछे ढकेलने के लिए ओवर्स होती है, वैसे ये जो सीलिया होती है ये प्लांट को ओवर्स की तरह यूज, प्लांट इसे यूज, सॉरी एक्सट्रीमली सॉरी, सेल इसे ओवर्स की तरह यूज करती है। जो फ्लैजेला होती है डेफिनेटली इनका एक ही काम होता है, ये फ्लैजेला मूवमेंट के लिए हेल्प करती है। तो सीलिया और फ्लैजेला का फंक्शन अभी आपको समझ में आ गया है। लेकिन फॉर योर काइंड इंफॉर्मेशन, ये यहाँ पे इतना, बस इतना सा स्ट्रक्चर सीलिया और फ्लैजेला का नहीं है, तो इसमें कुछ और भी स्ट्रक्चर आगे है। तो इसका जो सीलिया और फ्लैजेला का जो बेसिक स्ट्रक्चर होता है ना बच्चों, अगर उसका हम टीएस लेते हैं, समझो सीलिया है और ये सीलिया को अगर हम ट्रांसवर्स सेक्शन में कट कर देते हैं, तो ट्रांसवर्स सेक्शन में कट करने के बाद आपको जो स्ट्रक्चर दिखाई देगा उसे अगर हम ठीक से पढ़ते हैं तो हमें समझ में आता है कि उसका अल्ट्रा स्ट्रक्चर कैसा होता है। इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के जरिए उसे देखना पड़ता है और उसके बाद वो समझ में आता है।
पर मैं इंटेंशनली वो टॉपिक यहाँ पर नहीं लूंगा। सिलिया और फ्लैजेला का अल्ट्रा स्ट्रक्चर जो है मैं अगले लेक्चर में लेने वाला हूँ, क्योंकि अगले लेक्चर में मैंने कुछ रिजर्व टॉपिक रखे हैं। एक तो सिलिया फ्लैजेला का इंटरनल स्ट्रक्चर पढ़ना है, दूसरा सेंट्रोसोम सेंट्रियोल पढ़ना है, न्यूक्लियस, और ये टॉपिक यहाँ पे खत्म हो जाएगा। फॉर योर काइंड इन्फॉर्मेशन एंटायर चैप्टर विल कम टू एंड। उसके बाद सेल टॉपिक को कंटिन्यू रखेंगे, लेकिन कुछ अलग सेल की कैरेक्टरिस्टिक्स हमें पढ़नी है, वो आज नहीं बताऊंगा, लेकिन कल के लेक्चर का कंटेंट मैंने बता दिया है। आज के लेक्चर का कंटेंट आपके सामने है। अलॉन्ग विद दिस लेक्चर आपके पास बुक्स है। तीसरी बात, आपको एक नोटबुक करनी है। मैंने कुछ असाइनमेंट्स हमारे व्हाट्सएप ग्रुप पर दी है। अगर आप नहीं व्हाट्सएप ग्रुप में हो तो प्लीज़ मुझे रिक्वेस्ट सेंड कीजिए, या मैं आपको लिंक भेज दूंगा या मैं खुद आपको ऐड कर दूंगा, लेकिन आपको व्हाट्सएप ग्रुप में आना होगा इन ऑर्डर टू शो मी व्हाट यू आर डूइंग। आपको होमवर्क क्या है, क्योंकि कुछ पीडीएफ असाइनमेंट्स होती है, मैं आपको वो वीडियो के थ्रू भेजता हूँ। तो प्लीज़ ग्रुप से कनेक्ट हो जाइए। और फाउंडेशन बैच का ये जो 5th लेक्चर था, ये आज के लिए यही तक है। इसका नेक्स्ट लेक्चर 6th लेक्चर यहाँ पे चैप्टर हम खत्म कर देंगे। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।